हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो है क्लास 10th का साइंस लाइफ प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे। लाइफ प्रोसेस काफी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया। लास्ट क्लास में न्यूट्रिशन इनटेक के बारे में डिस्कस किया कि कैसे फूड रिक्वायरमेंट जो है कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी लाइफ को प्रोसेस करने के लिए। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नाउ रेस्पिरेशन का तो सिंपल मीनिंग हमें पता है, एक जनरल मीनिंग जो हम लोग समझते हैं, बट थोड़ा सा लिटरल मीनिंग भी चलते हैं। लिटरल मीनिंग के हिसाब से री प्लस एस्पियर, ये दो शब्द से बना हुआ है। री मतलब अगेन, अगेन या रिपीटेशन मूड कह सकते हो, बार बार। एस्पियर का मतलब होता है टू ब्रीथ। टू ब्रीथ मीन्स कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग, एक तरह से कंटिन्यूअस ब्रीदिंग या कंटिन्यूअस ब्रीदिंग। सो कंटिन्यूअस ब्रीदिंग अगर ह्यूमन लाइफ की बात करें, इट्स सम हाउ कह सकते हो ये केमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ये ऑक्सीजन जो है कंज्यूम करता है, ऑक्सीजन इनटेक होता है और मींस इट टेक्स ऑक्सीजन इन एंड आउट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे होता क्या है, व्हाई आई एम सेइंग दैट इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस जो लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ह्यूमन या किसी भी लाइफ में ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज हमने देख ही लिया, ग्लूकोज बनता है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंड लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमने रॉ मटेरियल देख लिया और ग्लूकोज कैसे मिलता है, वी हैव डील इन फूड कंजम्पशन वाले प्रोसेस में, है ना, कैसे न्यूट्रिशंस कंज्यूम करते हैं, इसमें हमने देख लिया। अब जो हमारा है वो ऑक्सीजन लेने के बाद वो रिएक्ट करता है ग्लूकोज से एंड उसको ब्रेक करता है एंड कन्वर्ट करता है एनर्जी, दैट व्हाट वी नो अबाउट एटीपी। अब ये रेस्पिरेशन मेजर दो तरीके से हो सकता है। अगर देखा जाए तो मेनली टू टाइप्स। तो रेस्पिरेशन बेसिकली याद रखना, इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनर्जी। क्या मेन पॉइंट इसका? वैसे बाय डिफॉल्ट जो हम लोग जानते हैं, एक प्रॉपर या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन लेना ये, बट इन रियलिटी जो है रेस्पिरेशन, जो एक आप कह सकते हो टेक्निकल वर्ड में, इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायो का मतलब लाइफ हो गया, केमिकल का मतलब पता है। सो बायोकेमिकल प्रोसेस जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी। तो रेस्पिरेशन दो तरीके का हो सकता है, वन विदाउट ऑक्सीजन and of course with oxygen। तो जो ऑक्सीजन के बिना होता है रेस्पिरेशन, मींस देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ अगेन, अगर हम लोग इसके रूट मीनिंग पे जाए, ए या फिर एन, ये रिप्रेजेंट करता है विदाउट, मतलब नो। ये एक तरीके का निगेटिव, कहीं भी इंग्लिश वर्ड में अगर कोई ए अगर पहले लिखा हुआ है तो वो एक तरीके से उसका डिसएडवांटेज वाला फैक्टर शो करता है, यानी कि निगेटिव पॉइंट वाला। तो एरो रिप्रेजेंट करता है एयर या फिर ऑक्सीजन, एंड BIC या बिग और बायो, ये एक तरह से लाइफ को रिप्रेजेंट करता है।
एक ऐसा लाइफ, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन के जो है अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस मींस दे आर मेकिंग देयर ओन एनर्जी विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये बना रहे हैं। विद ऑक्सीजन सिंपली एरोबिक रेस्पिरेशन। सो हम लोग क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम करके बनाते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, सो देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे गैसेस भी बनते हैं, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सचेंज करते हैं विद ऑक्सीजन। तो कुछ वो भी दिए हुए हैं, कुछ एक्टिविटी जिसमें हम लोग ये फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या वाकई में ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, मतलब सिंपल जब हम सांस लेते हैं ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, क्या हम वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसके लिए सिंपली आप एक्टिविटी कर सकते हो। एक्टिविटी जैसे कि सिंपल, हमने क्योंकि इसके पहले केमिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ा हुआ है तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम, आप ले लीजिए जो है एक ट्यूब, उसके अंदर लाइम वाटर दैट इज Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, इसको ले लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें जो है फूक, मतलब इसमें आप अपने ब्रेथ को जो है इसमें आप सांस थोड़ा सा फूक करेंगे, इसमें फूकेंगे अगर, तो जब आप इसमें रिलीज करेंगे अपने ब्रेथ को, तो देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्रीदिंग। कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। अब ये जो है एक्वस है, ये गैस है, ये हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड है। तो सॉलिड होने के कारण जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक तरह से ये क्या करता है, सॉलिड मतलब सस्पेंडेड सॉल्यूशन, सस्पेंडेड जो है जो भी सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन तो उसको नहीं बोलेंगे, सस्पेंडेड मिक्सचर कह सकते हो। तो ये प्रेसिपिटेट करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये पहले भी आपने पढ़ रखा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट करेगा, जिसके कारण जो है पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन जो है मिल्की अपीयर करने लगेगा। तो मिल्की अपीयर करने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज किया गया है। और इसी रेस्पेक्ट में अगर हम लोग सिंपली एक सिरिंज लेकर हवा में बस ऐसे करके इसको पंप करने की कोशिश करें तो मिल्की तो होगा, मान लो, क्योंकि एनवायरनमेंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है, तो मिल्की तो होगा लेकिन बहुत ही स्लो और लाइट है। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया कि जो हमारे ब्रीथ है इसमें ज्यादा परसेंटेज में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, और वहीं उसमें एनवायरनमेंट में बहुत ही कम रहता है। ठीक है, एक तो ये हो गया, इससे हमें पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्रीथ में जो है, हमारे ब्रीथिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। इसके अलावा हम लोग फर्मेंटेशन में भी देख सकते हैं। फर्मेंटेशन बेसिकली प्रोसेस एक ऐसा होता है जिसमें शुगर के ऊपर यीस्ट कंज्यूम करके, यीस्ट जो है शुगर को कंज्यूम करके इसको अल्कोहल में बदल देता है। अल्कोहल, स्पेशली इथेनॉल, जो अल्कोहल बेवरेज वगैरह यूज होता है उसमें। तो यीस्ट एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको इस पे फीड करके, रिएक्ट करके इसको अल्कोहल में बदल देना, दैट्स व्हाट प्रोसेस वी कॉल फर्मेंटेशन। फर्मेंट का मतलब होता है बॉइल करना, ठीक है, बॉइल करना, तो फर्मेंटेशन। इसमें भी जब ये प्रोसेस होता है तो CO2 रिलीज होता है, इस प्रोसेस में भी CO2 रिलीज होता है। तो CO2 रिलीज, इसको चेक करना है तो ऑब्वियस बात है हम लोग क्या यूज कर लेंगे, कैल्शियम, लाइम वाटर का एक सॉल्यूशन लेके उसको उसमें यूज करेंगे। देन वी सी कि कैसे ये लाइम वाटर जो है मिल्की अपीयरेंस होने लगा, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म करने लगा। तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड एज ए आउटपुट गैस की तरह रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग जो रेस्पिरेशन, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। ये तो एक बेसिक मेथड था चेक करने के लिए क्या वाकई में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कि नहीं होता है, तो बेहतर है चेक करने के लिए हम लाइम वाटर यूज कर सकते हैं। तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। सो रेस्पिरेशन में एक प्रोसेस बहुत ही यूनिवर्सल है,
रेस्पिरेशन में एक प्रोसेस है, आप कह सकते हो एक यूनिवर्सल प्रोसेस, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज जो प्रेजेंट रहता है उसका ब्रेक होना तय है, इसको टेक्निकल टर्म में हम लोग बोल सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस लास्ट में YSIS, ये रिप्रेजेंट करता है ब्रेक होने का। सो ये एक तरह का क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस। व्हाई इट इज यूनिवर्सल? क्योंकि हम लोगों ने दो मेजर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखा, जिसमें विद ऑक्सीजन है, विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन ये प्रोसेस होना तय है। सो यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी चाहे वो एनारोबिक हो चाहे वो एरोबिक हो, दोनों में ही ग्लूकोज का ब्रेक होना तय है। तो अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें, हमें पता है सिंपल फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स अ काइंड ऑफ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये ब्रेक होकर बनाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। वो भी मॉलिक्यूल कैसा, एनायन फॉर्म का, मींस दे आर रेडी टू रिएक्ट। इसको बोला जाता है पाइरूवेट। नाउ पाइरूवेट, व्हाई दिस टर्म इज टेकन, कि जब ग्लूकोज ब्रेक होता है, ग्लूकोज का ब्रेक होना यानी कि उनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, मींस अगर इस प्रोसेस को हम लोग देखें तो बॉन्ड्स का ब्रेक होना, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। बॉन्ड्स का ब्रेक होने का मतलब ये है कि एनर्जी का रिलीज होना, एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी का रिलीज होना। एनर्जी रिलीज होना एक तरह से जो है, आप कह सकते हो इसी पॉइंट को यूटिलाइज करके, मींस दे आर सेइंग लाइक कि फायर डेवलप हुआ। और पायरोवेट जो, ये पायर बेसिकली फायर को रिप्रेजेंट करता है टर्म, तो इसी पॉइंट से इन्होंने इसका नाम रख दिया था पायरोवेट। तो एक बात तो तय है कि रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस होना डन है, ग्लूकोज से पायरुवेट, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है, अब यहां से कहानी शुरू हो जाती है आपकी, वही ऑक्सीजन का कम होना, ऑक्सीजन का ज्यादा होना, ऑक्सीजन का ना होना, ये सारी चीजें। अगर इफ रेस्पिरेशन हमारा क्या है, एनारोबिक, इसका मतलब ये हो गया देयर इज नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है नहीं। इस सिचुएशन में ये जो पायरोवेट है, पायरोवेट रिएक्ट, या पायरोवेट कन्वर्ट इनटू ये पायरोवेट जो है ब्रेक तो होगा ही होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। पायरोवेट कन्वर्ट होकर इथेनॉल या कह लो एल्कोहल में बदल जाता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और क्योंकि ये ब्रेक होगा और इसके बॉन्ड जो है अलग अलग होंगे, तो एनर्जी भी रिलीज करेगा, एनर्जी यानी कि एटीपी। ये जो प्रोसेस होता है ये वाला, ये हम लोगों ने फर्मेंटेशन में देखा। एग्जांपल हमारा फर्मेंटेशन जिसमें अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, किसके द्वारा हुआ था, यीस्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट ये है सेलुलर लेवल पे ये जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म। तो एटीपी यानी कि एनर्जी तो इसमें भी प्रोड्यूस हुआ, लेकिन बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल बनाने में, बेवरेज फॉर्म क्रिएट करने में। जो ब्रेड वगैरह होता है, ब्रेड का फ्लफी नेचर, जो फुला फुला सा रहता है, तो ब्रेड को फॉर्म करने में ये CO2 बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है,
तो ब्रेड फॉर्मेशन में ऐसे ऐसे जगह पे एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व होता है। तो याद रखना ये जो एक्टिविटी हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर है। वैसे भी मैं कई बार बोल चुका हूं, आप इस चैप्टर को जब आप वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो प्लीज आप 9th का जो 2 चैप्टर है उसको जरूर पढ़ो ताकि ये क्लैरिटी रहे। एक एक शब्द को रूट मीनिंग से मैंने समझा रखा है, ठीक है। तो ये तो हुआ जब हमारा नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो ही ना। दूसरा, जब ऑक्सीजन बहुत कम हो, यानी कि ऑक्सीजन तो हो लेकिन कम हो, इन लेस ऑक्सीजन सप्लाई। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के टाइम पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाता है, हमें ऑक्सीजन उस टाइम पे चाहिए ज्यादा रहता है, सप्लाई एक तरह से कम रहता है। इस सिचुएशन में ये जो पायरुवेट रहता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड बेसिकली ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, सेम यही है, बस इसका फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद जो है ये जाता है, ये स्टोर इन मसल, स्टोर इन मसल। तो ये एनर्जी प्रोवाइड तो करता है, ठीक है, रीअरेंज होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म कर रहा है, प्लस एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन बहुत ही कम। एट द सेम टाइम इसके कारण जो है बॉडी में यानी कि मसल्स में क्रैम्प देखने को मिलता है, क्रैम्प देखने को मिलता है। और जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर किया गया, वाइल जैसे आपको क्या किया गया, मसल्स में फाइबर्स जो है थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं, जो मसल फाइबर हैं इसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण जो है, लैक्टिक एसिड मसल में जाके स्टोर होने के कारण जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर ये थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं, यानी कि टाइट हो जाते हैं, यही हमारा मसल क्रैम्प है। तो सलाह दिया जाता है कि थोड़ा रेस्ट कर लो। रेस्ट करने पे तो इसमें सलाह क्या दिया जाता है, रेस्ट करने पे ऑक्सीजन सप्लाई वहां पे बढ़ जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई उस जगह पे बढ़ जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ने के कारण वापस से लैक्टिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मिला हुआ है तो फिर कुछ और होगा, वो हम लोग देखेंगे भी। तो अभी के लिए ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट हुआ, वो लैक्टिक एसिड वापस में किस में हो गया, पायरुवेट में, ठीक। तो जहां पे लेस, अब जहां पे ऑक्सीजन सफिशिएंट हो, यूजुअली ह्यूमन बॉडी का ही अगर एग्जांपल लें, ठीक है, उसी में आगे हम लोग देखते हैं इसको, एक सेकेंड। तो अगर मान लो ऑक्सीजन हमारा सफिशिएंट अवेलेबल है, अगर इन एरोबिक रिएक्शन, यानी कि आप समझ लो कि क्रैम्प के बाद हमारे जो लैक्टिक एसिड है प्रॉपर उसको ऑक्सीजन मिलने के कारण जो है अच्छे से पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये सिचुएशन हम लोग आगे एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो पायरुवेट है यानी ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इट एंटर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, लैक ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो रिएक्शन हो रहा है पायरुवेट के साथ वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है। यहां पर पायरुवेट ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी बनाता है। एनर्जी मींस एटीपी। अब इसमें आप देखो कि पहले वाले में जब हम लोगों ने एल्कोहल बनाया एनारोबिक, तो उसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज एल्कोहल 2 कार्बन मॉलिक्यूल था, तो वो सब के सब बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए थे, इसलिए एनर्जी कम प्रोड्यूस हुआ था। और अगर कंपेयर करें एनारोबिक में लगभग 2 एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट
वहीं इसमें जो है लगभग जो है 40 एटीपी के इक्वल, मींस एरोबिक में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है समवेयर अराउंड 19 to 20 टाइम्स ऑफ एनारोबिक। तो एरोबिक में जो एनर्जी है वो 19 to 20 टाइम्स ऑफ एनारोबिक। तो इतने सारे जो है एनर्जी प्रोड्यूस। अब ये एनर्जी कहां पे कंज्यूम हो रहा है? देखो बॉडी के अंदर जो है सेल के कई सारे फंक्शन होते हैं, जैसे मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, है ना, सेल का रिपेयर होना, नया सेल फॉर्म करना, न्यू सेल फॉर्मेशन। तो मल्टीपल एक्टिविटी, ये सारे के सारे केमिकल एक्टिविटी है, दे कंज्यूम ऑल द एनर्जी। ये कंज्यूम करते हैं ऑल द एनर्जी, कंज्यूम एनर्जी। तो जो एनर्जी, जो केमिकल प्रोसेस एनर्जी को कंज्यूम करे, उसको वैसे टेक्निकल टर्म में बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जितने भी एनर्जी ये प्रोड्यूस हो रहा है किस में जा रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो इस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर बना और एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, क्लियर, गुड। आई होप आपको ये समझ में आया कि ये तो यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसके बाद अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट रहा तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर रिएक्ट करके एटीपी प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, एटीपी के साथ क्या होता है ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एटीपी जो है ये ब्रेक होकर एडीपी डाइफॉस्फेट में बदल जाता है और एक फॉस्फेट अलग हो जाता है। फिर यही एडीपी वापस से जाकर एटीपी बन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वापस से ये रिटर्न होगा, वहां से एटीपी। यही कंटिन्यूअस प्रोसेस एनर्जी का चलता रहता है। एनर्जी, एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन जो होता है बिकॉज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग के कारण होता है। तो ये बेसिक बातें हमें समझ में आ गई। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो रेस्पिरेशन के एक्टिविटी को हम लोग एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं प्लांट में। इन प्लांट में दो मेजर एक्टिविटी होता है, एक होता है रेस्पिरेशन जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक होता है फोटोसिंथेसिस। एक बात तो समझ में आ गया, रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे है, हर एक सेल में हो रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है सिर्फ और सिर्फ स्टोमेटा में होता है। स्टोमेटा अलाउ करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली है क्या चीज? फोटो लाइट, सिंथेसिस का मतलब केमिकल एक्टिविटी से नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना। सो फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, फिर सनलाइट के हेल्प से, सनलाइट के यानी कि फोटोसिंथेसिस के हेल्प से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज एंड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होगा? रेस्पिरेशन में जो भी यहां पे ग्लूकोज होगा उसका ब्रेकिंग हो रहा होगा। अब ये ब्रेकिंग होगा कैसे? ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या अगर ना भी हो तो भी, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ग्लूकोज में प्रॉपर वे से अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, इन दैट सिचुएशन ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। मेजर चीज तो हमें ये समझना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर भी बनाएगा, बट खैर पॉइंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे ही बन रहा है और ये सेल्यूलर लेवल है, यानी कि हर एक सेल जो है क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है इनका। अब सेल के लेवल पे आप फोटोसिंथेसिस के लेवल पे देखोगे, आई मीन सेलुलर लेवल पे जब देखोगे, तो लीव्स में इतना सफिशिएंट जगह रहेगा कि प्रॉपर वे से, मींस देयर इज अ इंटर सेल्यूलर स्पेस इतना सफिशिएंट होता है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके किसका? CO2 एंड ऑक्सीजन का। तो अगर डे टाइम है, डे टाइम में जो भी CO2 ये प्रोड्यूस भी कर रहा है, ऑल
CO2 produced by plant utilize in फोटोसिंथेसिस में भी यूटिलाइज हो जाएगा, और मान लो इसको रिलीज करना हो तो रिलीज भी करेगा। बट प्रॉपर वे से सन रेस का प्रेजेंस होना चाहिए। बट क्या हो नाइट में, नाइट के टाइम में नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं रहा है। अब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है मींस CO2 नॉट यूटिलाइज्ड, जो प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हुआ है उसका यूटिलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है। इस सिचुएशन में नाइट में क्या करेगा, इट विल रिलीज CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कोई पेड़ है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऐसा गलती करना मत, कोई ट्री है रात में CO2 रिलीज कर रहा है, ठीक है, और आप नीचे यहां पे इसके पेड़ के नीचे सो जाओ, तो जब सोओगे तो यही CO2 जो है ब्लड में मिक्स हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अच्छा नेचर है, वो डिसॉल्व बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ब्लड में प्लाज्मा, जो कि मेजॉरिटी ऑफ ब्लड का जो पोर्शन है वाटर ही है, अच्छे से मिक्स हो जाता है और हमारे सेल्स को सफोकेट करने लगता है, फाइनली कॉज होता है डेथ। तो कभी कभी ऐसे ट्री को जो है भूतहा पेड़ भी नाम दे दिया जाता है समटाइम। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि रात में जो ट्री होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, दैट्स द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दिन में ये सारा और जो ये एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये तो बात समझ में आ गया। यहां पे गैस जितने भी ट्रांसफर होता है वो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया, जैसे ट्री के अंदर जो है O2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ये बाय डिफॉल्ट ये बाहर निकलना, तो बहुत इजी फ्लो ऑफ गैसेस हो जाता है। डिफ्यूजन में किसी तरीके का एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं रहता, नो एनर्जी, तो कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जो गैसेस पास हो रहे हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो ये एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। ऐसा नहीं है कि ट्री रेस्पिरेशन नहीं करता है, ट्री भी रेस्पिरेशन करता है, वो भी 24 आवर्स करता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम में होता है। तो रेस्पिरेशन में तो ये भी ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ग्लूकोज को बर्न करके। कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस कर रहा है ग्लूकोज को बर्न करके, ब्रेक करके, ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दैट एनर्जी यूटिलाइजिंग टू दी एंडोथर्मिक रिएक्शन इनसाइड द प्लांट, ठीक है। तो ये हमने प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, और भी अदर ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस को समझते हैं, इसको मिटाते हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की अगर बात करें, एनिमल्स में बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन मेथड देखने को मिलता है। मीन्स डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। सी डिफरेंट मेथड का मतलब ये कि वो जो केमिकल एक्टिविटी हो रहा है उसको छोड़ दो, बायोकेमिकल एक्टिविटी तो डन है, वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ब्रीथ करने का तरीका वो डिफरेंट रहता है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की बात करें, हम लोग ह्यूमन लंग्स होता है, लंग्स के हेल्प से हम लोग जो है रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ लेते हैं। वहीं अगर हम लोग फिश की बात करें तो फिश गिल के हेल्प से करता है, फिश जो है गिल के हेल्प से करता है अपना रेस्पिरेशन वाला एक्टिविटी, ब्रीदिंग एक्टिविटी। और अगर मान लो फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जो है स्किन से भी करता है और उसके पास लंग्स भी होता है। अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म इसका पूरा ही बॉडी सरफेस रेस्पायर करने के काम आता है। तो एनिमल तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं ना। बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में प्रॉपर ट्रैकिया होता है, विंड पाइप होता है ना, ब्रांच्ड ट्रैकिया,
मीन्स विंड पाइप। तो पॉइंट यही है कि वेदर इट्स एक्वेटिक एनिमल इनका मेथड अलग रहेगा, वेदर इट्स टेरिटोरियल उनका अलग रहेगा, और या फिर चाहे क्या हो जो हवा में उड़ते हो, है ना, इस तरीके के एनिमल्स। तो हम लोग अगर एक बात करें एग्जांपल में फिश की बात करते हैं। अगर फिश को ऑब्जर्व करेंगे तो फिश जो है लगभग 50 to 100 टाइम्स जो है अपना माउथ ओपन करती है पर मिनट। क्यों? एक्चुअली होता क्या है कि इन्वायरमेंट में अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो O2 का प्रेजेंस लगभग 21% है, लेकिन यही वाटर की अगर बात करें तो वाटर में ऑक्सीजन का परसेंटेज 1 से 2%, बहुत कम परसेंटेज है ऑक्सीजन का। अब उस चक्कर में इनको बिना ऑक्सीजन के तो इनका काम चलेगा नहीं रेस्पिरेशन में, तो ये 50 to 20 टाइम्स अपने माउथ को ओपन करते हैं और वाटर के क्या करते हैं, सक करते हैं। दे टेक वाटर इन। अब होता क्या है कि फिश के जो है आई के साइड में जो है गिल्स होते हैं। गिल्स जो है कवर होते हैं ओपेरकुलम से। एक तरह से आप इसको इनका गेट समझ लीजिए, ये फ्लैप करके ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। और इन्हीं गिल्स का मतलब एक तरीके से लेयर समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो लेयर्स हैं जहां से वाटर शक होके बाहर निकलेंगे, गिल के थ्रू जो है वाटर आउट होता है, और जब ये वाटर आउट होता है, बाहर निकलता है, उस दौरान इट पास थ्रू लेमिलाई का मतलब है एक तरीके से लेयर, आप कह सकते हो लेयर ऑफ गिल का जो लेयर है, ठीक है। लेमिलाई बेसिकली आप इसको लेमिना कह सकते हो, लेमिना इससे पास होता है। अब इसमें जो है इस लेमिले में जो है ब्लड वेसल होता है, और ये बहुत ही पतला लेयर होता है, इतना पतला होता है कि जब वाटर यहां से इस वेसल से पास होता है तो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन मिक्स इन ब्लड। अगेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बाहर है, अंदर जो है ब्लड फ्लो हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन कम है, डिफ्यूज होकर अंदर चला गया। इस तरह से ये लोग जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। अब अगर कंपेयर करें इसको, इस माउथ ओपनिंग को हम लोग ह्यूमन से, तो ह्यूमन ब्रीथ की कैपेसिटी अगर देखा जाए, तो लगभग 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट है। एंड डोंट गेट कंफ्यूज, वो जो हार्ट बीट होता है, ठीक है, वो अलग है, ब्रीथ करना अलग है, लगभग 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। क्योंकि अगेन ऑक्सीजन का प्रेजेंट जो है एनवायरनमेंट में काफी है, लेकिन वाटर में कम है। तो ओपेरकुलम जो कंटिन्यूअसली फ्लैप करता रहता है, ओपन करता रहता है, ताकि वाटर को बाहर आउट कर सके। ये बिफोर दैट इट पास थ्रू दी लेमिलाई ऑफ गिल के एक लेयर, जो एक बहुत ही पतली लेयर होती है, जो ब्लड वेसल को कंटेन करता है, और उसी लेयर के थ्रू जो है ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूजन का मतलब ये हो गया कि बिना किसी एनर्जी के, नो एनर्जी नीडेड फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और इस तरह से इनका जो है रेस्पिरेशन का एक्टिविटी होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। सो फाइनली रेस्पिरेशन इन ह्यूमन रेस्पिरेशन को भी समझ लेते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेशन में सबसे मेजर रोल कोई प्ले करता है तो वो है एल्वियोली। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। ये एक तरह से आप कह सकते हो एयर सैक्स है, छोटे छोटे बैग्स हैं, आप ऐसे कह लो, छोटे छोटे बैग, स्मॉल बैग्स,
लंग्स में हमारे, और ये है कितने मिलियंस ऑफ एल्वियोली प्रेजेंस इन आवर लंग्स। अब इसके बारे में आप समझो, ये इतना डिलिकेट होता है कि आप समझो, एक तो ये छोटे छोटे बॉल्स टाइप के, ठीक, बॉल्स छोटे छोटे होने का मतलब ये कि ये लार्ज सरफेस एरिया देता है, लार्ज सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन। मतलब क्या है, जब इस एक्चुअली इसके अंदर जो है ब्लड वेसल होता है, और वो ब्लड वेसल जो है जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, वो सिर्फ 1 सेल थिकनेस से ही सेपरेट है, 1 सेल थिकनेस से ही सेपरेट है। अब इसका 1 सेल थिकनेस इतना पतला होने के कारण इजी वे से इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं। अगेन डिफ्यूज का मतलब जब ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा लंग्स के अंदर आ जाता है तो फिर ये इजी वे से उसमें जो है एंटर कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अगर ब्लड में ज्यादा रहता है तो वो बाहर निकाल के छोड़ देता है उसको। तो गैस एक्सचेंज जो है डिफ्यूजन का मतलब ये है कि विदाउट कंज्यूमिंग एनी एनर्जी। बट थ्रू आउट द बॉडी जो है डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होता है। समझने वाली बात है, अगर बॉडी छोटा है, कोई छोटा जानवर है, तो उसमें डिफ्यूजन के थ्रू तो चलो सप्लाई हो सकता है, लेकिन हमारा बॉडी बिग बॉडी है तो इसके लिए एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। इसके लिए जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर 2 चीज इंपॉर्टेंट, एक जो ऑक्सीजन को बाइंड करे, यानी कि ऑक्सीजन को पकड़ ले, होल्ड करे। ऑक्सीजन को होल्ड करने के लिए इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पल्स, जो हीमोग्लोबिन्स को क्या करता है, कैरी करता है। और ये जो है, यही आरबीसी का जो फ्लो होता है, पूरा ब्लड का जो फ्लो होता है, ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन टू ऑल सेल। ठीक है, तो ये तो बेसिक प्रोसेस हुआ जो हम लोग समझते भी हैं। अब अगर इसकी बात करें, एल्वियोली इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है, इतना ज्यादा डिलिकेट होता है, दैट इज द रीजन ये प्रॉपर वे से हमारे बॉडी के अंदर होता है, ना कि बाहर। वो भी पूरी तरीके से पैक्ड होता है रिब के अंदर, प्रॉपर वे से कवर्ड होता है। तो इसका डिलिकेट स्ट्रक्चर, इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी रहता है, दैट इज द रीजन ये पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होता है। तो ये तो मेन फंक्शन हो गया, ठीक है। और यही आप समझो, आरबीसी में अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड रेदर देन ऑक्सीजन के बजाय, तो यही जो ब्लड है, ब्लड में बेसिकली ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जिसके अंदर ये फ्लो हो रहा है। प्लाज्मा में वाटर का परसेंटेज ज्यादा होता है, जो इजी वे से डिसॉल्व कर लेता है CO2 को। और जब यही ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना होने के कारण उसी ब्लड में CO2 की परसेंटेज ज्यादा होगा, तो जब ये सेल को सप्लाई करेगा CO2 तो सफोकेट होने लगेगा सेल, है ना, और उससे सेल डाई करता है, हमारा भी डेथ होता है। पॉइंट ये है कि ये तो मेजर बेसिक फंक्शन हो गया। लेकिन जब बात आती है ऑक्सीजन का इनहेल करना, तो कैसे, एयर जो है, एयर या कह लो ऑक्सीजन ही कह लो फॉर द टाइम बिंग, ऑक्सीजन सप्लाई होता है नोज में जो है, नॉस्ट्रिल में हेयर्स होते हैं, हेयर होते हैं जो एक तरह से डस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ म्यूकस जो एयर को, जो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, जो एयर हम ले रहे हैं, उसको कीप इट ड्राई भी रखता है, और ऑब्वियस सी बात है इसको डस्ट फ्री वगैरह भी रखता है, ताकि कीप इट वेट। अगर ये ड्राई रहेगा तो ये पूरे के पूरे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको क्या करेगा, ये डिस्टर्ब करेगा। तो यहां से फिर जाता है ये फेरिंग्स बेसिकली फूड और एयर दोनों को
इंक्लूड कराता है। इसके बाद फिर स्पेशली एयर का रास्ता दूसरा हो जाता है हमारे बॉडी में, उसको बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स में सिर्फ एयर, यही हमारा वोकल जो जहां से वॉइस आता है यही रास्ता है। इसके बाद इट पास थ्रू द ट्रैकिया, ट्रैकिया बेसिकली विंड पाइप। और ये विंड पाइप का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, विंड पाइप का स्ट्रक्चर, तो इसमें जो है सी शेप्ड कार्ट्रिज होते हैं। सी शेप्ड कार्ट्रिज, कार्ट्रिज का मतलब क्या हो गया? कार्ट्रिज का मतलब ये हो गया कि ये एक तरीके से एक सॉफ्ट बोन टाइप का होता है, और ये इंश्योर करता है कि आपका जो इनहेल करने की जो पाइप है वो हमेशा ओपन रहे। इंश्योर ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप को हमेशा कीप इट ओपन। यहां से जो है फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ची में, ब्रॉन्ची। एंड ब्रॉन्ची जो है फर्दर कनेक्टेड रहता है छोटे छोटे ब्रॉन्चियोल्स में, ब्रॉन्चियोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर जब ब्रॉन्चियोल्स से जो है एयर जाता है, फिर यहां पे छोटे छोटे क्या बने रहते हैं? एल्वियोली कनेक्ट रहते हैं, छोटे छोटे सैक्स बने रहते हैं। तो ये से कई सारे, और इन्हीं सैक्स के थ्रू जो है ब्लड कैपिलरी भी कनेक्ट होते हैं। सो इन दिस वे जो है पूरी तरीके से जो सांस लेने की प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन का मेथड है, इस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी सारी एक्टिविटी तो हम लोगों ने समझ ही रखा है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी के टॉपिक को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।